सो देखो वर्क डन विच इज एफ डॉट एस, ये कब यूज करेंगे? सो व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट। और ये थीटा इज एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है थीटा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का। ठीक है, या फिर आप वर्क को निकाल सकते हो एरिया अंडर द कर्व ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इस प्रकार से ये अगर मेरा फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स इस प्रकार से वैरी हो रहा है ओवर द डिस्प्लेसमेंट, तो ये एरिया अंडर द कर्व ये भी आपको वर्क निकालने के लिए मदद करेगा। ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी टिपिकल केसेस जो कंफ्यूज करने के लिए जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है देख लेते हैं। निगेटिव वर्क कब होने वाला है? तो इस प्रकार से ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और फोर्स इस डायरेक्शन में है, या फिर ये इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज इंक्लाइन प्लेन, ये नीचे फिसल रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, इस केस में भी वर्क निगेटिव रहेगा। एंड रेजिस्टिव वर्क मतलब दो प्रकार से हो सकता, दो चीजें यहां पर हम कंसिडर कर सकते हैं। पार्ट वन, ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है और एयर रेजिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, या दूसरा, आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो देखो बेसिकली फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में मोशन रहेगी तो आप कहोगे कि वर्क डन विल बी निगेटिव। सही है। फिर दूसरी केस रह सकती है हमारे जीरो वर्क की। सो एक नेट फोर्स जीरो, ऐसी अगर कंडीशन होगी, आपने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, ठीक है, बट फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है 10 न्यूटन, ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है। इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में विच इज बैलेंस बाय नॉर्मल रिएक्शन। सो अगर ऐसी कंडीशन है, अगर ऐसी कंडीशन है तो नेट फोर्स जीरो।
and therefore work done will be 0. दूसरी केस हो सकती है ऑब्जेक्ट की मोशन हो रही है, बट इट इज अलोंग द सर्क्यूलर पाथ। सर यहाँ पर फोर्स नहीं रहता क्या? रहेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड सेंटर, बट displacement is always along the tangent. So theta equal to 90 डिग्री और यहाँ पर वर्क 0 रहेगा। देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे तो डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो वर्क निगेटिव रहने वाला है। सो वर्टिकल सर्कल में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट का काम कंसीडर किया है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, ध्यान में रखो। हाँ, ये कंफ्यूजन हो सकता है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ये 0 है, ठीक है। इसी प्रकार से आप चल रहे हो और आपका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो अगेन थीटा इक्वल टू 90, cos 90 इक्वल टू 0 एंड वर्क डन इक्वल टू 0। पॉजिटिव वर्क कब कब रह सकता है? पॉजिटिव वर्क की भी केस है। डिस्प्लेसमेंट नीचे एंड ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। ठीक है। दूसरा, कोई छोटा बच्चा गाड़ी गाड़ी खेल रहा है, ठीक है। ये छोटा बच्चा गाड़ी गाड़ी खेल रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन रहेगी और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। या फिर इस प्रकार की कंडीशन है। अगर इसकी कुछ मोशन होने वाली है तो इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। पक्का? तो ध्यान में रखो, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर रहेगी? कौन बताएगा मुझे?
व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? ये नीचे का फ्रिक्शन लेस सरफेस है, आप बी पर फोर्स लगा रहे हो, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? towards left. टुवर्ड्स, Backward. ओके, मतलब इस डायरेक्शन में कहना है आपका, रेड वाला फोर्स लगेगा या ब्लैक वाला फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन? Sir, red वाला. ओके, एक काम करते हैं, ध्यान में रखो, दिस इज फ्रिक्शन लेस सरफेस। अच्छा सवाल है ये मेरा कोई इंक्लाइन प्लेन है और मैं आपको कह रहा हूं ये ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा है, ये ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा है, पर सर इसका वेट तो नीचे रहेगा mg, अगर ये थीटा है तो ये mg साइन थीटा नीचे लगने वाला है, सही है ना? mg cos थीटा इधर लगेगा, तो इस ब्लॉक ने तो नीचे जाना चाहिए, ये नीचे नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स इसको अपोज कर रहा है, क्या सही है? हाँ सर, फ्रिक्शनल फोर्स इसको अपोज कर रहा है। अब मुझे बताओ, ये जो अपोज करने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है, इसका एक्चुअली काम क्या है? इसका एक्चुअल क्या काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ फ्रिक्शन, या हाउ डू यू डिफाइन फ्रिक्शनल फोर्स? क्या काम होता है फ्रिक्शन का, बोलो, कैसे डिफाइन करते हो फ्रिक्शनल फोर्स को? फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस, क्या सही है? एक्सक्यूज मी, हाँ सर बिल्कुल बढ़िया है, ये सरफेस के बीच की रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम ये फ्रिक्शनल फोर्स करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इन दिस केस आपने बी पर फोर्स लगाया, बी की मोशन कहां पर होगी? सर बी की मोशन आगे होगी। अब देखो, बी की मोशन आगे नहीं होनी चाहिए, इसलिए अगर यहाँ पर फोर्स लगता है तो ब्लॉक ए पर फोर्स की डायरेक्शन कहां पर रहेगी? सर ब्लॉक ए पर फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट, अगर आप कह रहे हो इस प्रकार से रहेगी, तो ये नीचे का फोर्स सरफेस फ्रिक्शन लेस है, ब्लॉक ए पर फोर्स लग रहा है, ब्लॉक ए ने कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए? अगर रेड वाला फोर्स है तो ब्लॉक ए ने पीछे के डायरेक्शन में जाना चाहिए, अगर रेड वाला फोर्स को आपने फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर किया तो। क्या ध्यान में आ रहा है? Yes, sir. सो एक्चुअली इस केस में क्या होता है पता है, जब नीचे वाला सरफेस ये फ्रिक्शन लेस होता है तो ये दोनों इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना, और ब्लॉक ए पर इस प्रकार से फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और इसके कारण ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगी, ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगी, ए और बी असेंबली करके आगे जाएंगे। क्या ध्यान में आया डिफरेंस? Yes, sir.
ए और बी असेंबली करके आगे जाएंगे, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस। अब ए पर ये सामने के डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लगा? ये ए पर जो फोर्स लगा, इट इज थ्रू कॉन्टैक्ट बिटवीन बी एंड ए, ये फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। ठीक है, ये ए के ऊपर जो फोर्स लगा है इसके कारण ये आगे जाएगा। सो यहाँ पर जो वर्क होगा दैट विल बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स सेम डायरेक्शन। सो देखो, शायद से आप ऐसा कह सकते हो, सर फिर ऐसा कहना है क्या, दिस इज फोर्स बाय बी ऑन ए इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसकी इक्वल एंड अपोजिट पेयर फोर्स ऑन, सॉरी, फोर्स ऑन ए बाय बी, force on A by B is in forward direction, force by A on B is in backward direction, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये सिस्टम या ए असेंबली आगे की तरफ जाने वाली है, इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड फोर्स। ठीक है, ओके सर, ठीक है। सो यहां से आगे जाते हैं, ये हो गया वर्क के बारे में, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क, जीरो वर्क। हमें वर्क एनर्जी थ्योरम भी पता है। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? बड़ा सिंपल है। सो ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। इसके दो फॉर्म्स आपके पास है, एक ये काइनेटिक एनर्जी के लिए आप कह सकते हो कि चेंज इन के ई इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, या आप पोटेंशियल एनर्जी के केस में भी कर सकते हो कि जो वर्क होता है वो दैट विल बी निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो व्हाट इज दिस कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? The work done against conservative force is stored in the form of potential energy. Which manifest
in the form of kinetic energy when constraint is released या removed. कंस्ट्रेंट इज रिलीज या कंस्ट्रेंट इज रिमूव्ड, तो ये वर्क जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हुआ है ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, सो इसलिए आप ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कह सकते हो एक्सक्यूज मी, किसने वर्क डन? कंजर्वेटिव फोर्स ने। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखो आप जब जब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करने वाले हो तब तक आप किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, इट मे बी ग्रेविटेशनल फोर्स, it may be electrostatic force, या इट मे बी मैग्नेटिक फोर्स या स्प्रिंग फोर्स। ऐसे किसी ना किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट ही आप काम करने वाले हो। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में आप बात करते हो। न्यूट्रल, स्टेबल एंड अनस्टेबल। देखो, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मतलब आफ्टर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट from equilibrium position, no force acts on it। स्टेबल में क्या होगा? आफ्टर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट from equilibrium position, object will return to ओरिजिनल या इक्विलिब्रियम पोजीशन। अनस्टेबल मतलब क्या? तो देखो, आप इसको डायग्राम के फॉर्मेट में भी बता सकते हो। After slight displacement from equilibrium position,
it tends to move away from equilibrium position. सही है। तो ये डायग्राम के थ्रू फटाक से क्लियर हो जाता है व्हाट इज अनस्टेबल, व्हाट इज स्टेबल, और किस प्रकार से इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है सीईटी में। ठीक है। अब आखिरी दो पार्ट इसके बचते हैं। पावर, पावर इज सिंपली रेट ऑफ डूइंग वर्क dw by dt। आप इसको ddt ऑफ वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। सो ds by dt ये वेलोसिटी आ जाती है अगर फोर्स कांस्टेंट है तो। ठीक है। ओके सर, बहुत बढ़िया। अगर देखो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एंड मास वेरी हो रहा है, ऐसा कहां पर होगा? फ्यूल खत्म हो रहा है रॉकेट के केस में, फोर्स इक्वल टू dp बाई dt, यहां पर आप लिख सकते हो। मास वेरी हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा v dm बाई dt। ठीक है। और अगर ऐसा है तो इस केस में पावर इक्वल टू, पावर स्केलर है, पावर इक्वल टू फोर्स के जगह v dm अपॉन dt इंटू v, ये आ जाएगा v स्क्वेयर dm अपॉन dt। ठीक है। दो चीजें यहां पर याद रहनी चाहिए स्प्रिंग के रिलेटेड। जैसे हमने कहा था स्प्रिंग फोर्स ये कंजर्वेटिव है, ठीक है। सो यहाँ पर वर्क आता है स्प्रिंग फोर्स के केस में हाफ के एक्स स्क्वेयर। ठीक है। एंड दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। During elongation of spring, and this work done by external force is stored in the form of potential energy in stretch spring। ठीक है। सो अगर ये कोई स्प्रिंग है,
तो जिसे नेचुरल लेंथ से आपने खींच कर रखा है। तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड रहेगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो देखो एट दिस एक्सट्रीम आपको पता है एनर्जी विल बी टोटली पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर x जीरो हो जाता है तो टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी, बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये लेफ्ट में आएगा। कितना लेफ्ट में जा सकता है, तो ये उतना ही लेफ्ट में जाएगा। एंड यहाँ पर फिर से उसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास रहेगी। सो टोटल एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम के इक्वल टू पी मैक्सिमम, ये आती है। कितनी आएगी ये, हाफ एम वी मैक्स स्क्वेयर या हाफ के एक्स मैक्स स्क्वेयर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एट इंटरमीडिएट पोजीशन टोटल एनर्जी उतनी ही रहेगी, बट इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ के ई प्लस पीई। और यहाँ पर आप वेलोसिटी बता सकते हो, कितनी आ जाएगी वेलोसिटी, अंडर रूट एक्स मैक्स। देखो कैसे निकालेंगे हम इसे, टोटल एनर्जी उतनी ही रहेगी एट इंटरमीडिएट पोजीशन, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वेयर इक्वल टू के ही रहेगी हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस पी रहेगी हाफ के एक्स स्क्वेयर। सो ये उधर जाएगा और फिर आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये लगे तो हाफ हाफ चले गए, के उधर चला गया। सो ये v की वैल्यू आने वाली है k बाय m। देखो हाफ हाफ चले गए हैं, k उधर चला गया, x मैक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v इक्वल टू वी स्क्वायर, m नीचे आ गया, इसका रूट ले लिया, तो ये v की वैल्यू आ जाएगी। और अंडर रूट के बाय एम को फिर आप ओमेगा कहते हो, सो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स मैक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपको ध्यान में आ गया सर हम एसएचएम की तरफ जा रहे हैं। सो स्प्रिंग के रिलेटेड इतनी चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट ये वर्क एनर्जी पावर के साथ जुड़ा हुआ है, कौन सा पार्ट है वो, किसी को याद है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड कोलिजन वाला। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो कोलिजन में टिपिकली तीन टाइप के कोलिजन है, इलास्टिक, इनइलास्टिक और तीसरी कैटेगरी है
परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक को आप पार्शियल भी कह सकते हो। देखो इलास्टिक में क्या होता है, मोमेंटम तो सब जगह कंजर्व होता है, यहां पर के भी कंजर्व होती। इनइलास्टिक में के कंजर्व नहीं होती है, मोमेंटम इज कंजर्व। परफेक्टली इलास्टिक में भी मोमेंटम, इनइलास्टिक में मोमेंटम इज कंजर्व। ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को स्टिक हो जाते हैं। यहां पर क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक में, के कंजर्व होती है और वेलोसिटी एक्सचेंज होती है इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन। वेलोसिटी चेंजेस डिपेंडिंग ऑन E कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर आप दो तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन यूज करते हो कोलिजन में। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद है? ये क्या कहता है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, और दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। इसे आप कहते हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये पूरे पार्ट में एक चीज ध्यान में रखनी है, कंसीडर वेलोसिटीज के साइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहां से आप इंपॉर्टेंट रिलेशन डिराइव करते हैं विच इज ऑफ फाइनल वेलोसिटीज, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटीज पता है तो देखो ये अप्रोच, ये रिलेशन है v1 इक्वल टू m1 माइनस em2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस e m2 इंटू u2 अपॉन
m1 प्लस m2। ठीक है, और इसे ही आप लिख सकते हो V2 के लिए। अब देखो V1 है तो यहाँ पर शुरुआत M1 से होगी, V2 है तो यहाँ पर शुरुआत M2 से होगी। M2 माइनस ई M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस ये 1 प्लस ई वैसा ही रहेगा M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइनल वेलोसिटीज V1 एंड V2 निकाल सकते हो। अगर इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, E इक्वल टू 1 आएगा। एंड फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन E की वैल्यू 0 आएगी, because they are not going to separate from each other, so relative velocity of separation will be 0। ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया है। इसके साथ अब थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पार्ट हमें और ध्यान में रखना है या लिखना पड़ेगा। इट इज अबाउट सर्कुलर मोशन, सो दैट कल हम रोटेशन और ग्रेविटेशन के बारे में बात कर सकते हैं। कर ले उतना, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, सो देखो सर्कुलर वैसे आसान है, सिर्फ कुछ चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। सर कौन सी चीज? एक, हम जनरली यूसीएम के बारे में बात करते हैं, सही है, बट देयर इज सर्कुलर मोशन जहां पर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, स्पीड कैन बी वेरिएबल स्पीड रह सकती है। ठीक है, और उसके लिए अगर आपको याद होगा तो हमने एक जनरल रिलेशन लिखा था, वो यूनिट वेक्टर इन रेडियल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन लेकर। अगर ये पार्टिकल है तो ये पोजीशन वेक्टर के बारे में हमने बात की थी और इसके कंपोनेंट लिए थे unit vector along radial direction and unit vector along tangential direction. This is हमारा r bar, this is er cap, unit vector है तो, and this is et cap। और फिर यहाँ पे पूरे रिलेशन पूरा बढ़िया से डेरिवेशन करके हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि यहाँ पर एक्सीलरेशन जो होता है that is which is a vector quantity minus omega bar minus omega square r er cap plus dv by dt et cap। इसको ही आप इस पूरे पार्ट को आप
AC सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्लस AT टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऐसा कहते हो, ठीक है। और फिर आप कहते हो यहां से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R या V स्क्वायर अपॉन R या ओमेगा क्रॉस R को आप V भी लिख सकते हो एंड इसको आप V इंटू ओमेगा ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल सही है, ध्यान में रखना इट इज टुवर्ड्स सेंटर, दिस विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। दूसरा है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इट इज dv बाई dt। इसको ही आप v को ओमेगा r लिखो, ओमेगा को अल्फा लिखोगे, अल्फा इंटू आर कहने वाले हो, ठीक है। एंड नेट एक्सीलरेशन a इक्वल टू अंडर रूट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड आप इस प्रकार से दे सकते हो, सही है। ए ओवरऑल एक्सीलरेशन रहेगा। यहाँ पर दो तीन चीजें और बेसिक है जो आप सबको पता है, अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो लिख लेते हैं। ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, वी इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार, ठीक है। अल्फा इक्वल टू डी थीटा डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। और साथ ही साथ ओमेगा का और एक रिलेशन है 2 पाई इंटू एन, क्या सही है। तो ये सर्कुलर मोशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और दो तीन चीजें हैं, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन, हमारा रिलेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो सर्कुलर मोशन में होगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। हमारा रिलेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वैसा यहाँ पर आने वाला है थीटा इक्वल टू, थीटा इज ओवरऑल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर एंड ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, ठीक है। ये डेरिवेशन है हमारे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन के लिए। अब सर्कुलर मोशन का सिर्फ एक ही पार्ट बचता है विच इज टर्निंग ऑन कर्व रोड या बैंकिंग ऑफ रोड।
ठीक है, अब हम लिखते हैं, देखो यहाँ पर बेसिक ऐसा ही है, while on bank road component of normal reaction assist एक्सक्यूज मी, इसलिए यहाँ पर हमारा रिलेशन आता है वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर इंटू जी। ठीक है, यही अगर बैंक रोड है, यही हमारा रोड अगर बैंक है, तो हम लिखते हैं वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा इंटू आर जी। तो न्यूमरेटर में tan थीटा ऐड हुआ, डिनोमिनेटर से म्यू एस tan थीटा कम हुआ, सो ओवरऑल ये वैल्यू ज्यादा रहेगी। ठीक है, ओके सर। एंड तो यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट है विच इज अबाउट वर्टिकल सर्कल, उसको भी तो नोट डाउन कर लेते हैं ना, क्यों छोड़ दे उसे। टिपिकल आपको कहते हैं, क्या कंडीशन देते हैं, स्ट्रिंग becomes slag at topmost point, that is, देखो इसका मतलब ऐसा है, at point C, सर C पॉइंट कहाँ पर है,
necessary centripetal force is provided by gravitational force. और फिर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल लगाते हैं, ठीक है। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल लगाते हैं। तो देखो, यहाँ पर टेंशन 0 है, यहाँ पर 6 mg रहता है, ठीक है। और velocity at A, velocity at B and velocity at C. वेलोसिटी एट सी है √gr। सर कैसे आया? सो देखो, हम कहते हैं यहाँ पर टोटल एनर्जी के बारे में बात करते हैं और mvc² अपॉन r इक्वल टू mg कहते हैं, ठीक है। सो vc² इक्वल टू rg, तो vc इक्वल टू √gr। फिर एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं तो ये आती है 3rg। और इसके बारे में बात करेंगे तो दिस इज √5gr, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल सही है। याद आया क्या कुछ? वर्टिकल सर्कल, हाँ या ना? ठीक है। अगर आपको इसके जनरल रिलेशन भी लिखने हैं, इन जनरल रिलेशन, तो जनरल रिलेशन आता है T इक्वल टू एक्सक्यूज मी mva² अपॉन L -2mg प्लस 3mg cos थीटा, ठीक है। थीटा इज एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड पार्टिकल। तो यहाँ पर पार्टिकल है और ये एंगल थीटा है, तो आप टेंशन इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। और ऐसे ही v भी निकाल सकते हो। एक्सक्यूज मी, v का जनरल रिलेशन हमारा आ जाएगा, इस पॉइंट को p नाम दे रहा हूं इसलिए टेंशन एट p एंड वेलोसिटी एट p विल बी v², L की जगह r आना चाहिए, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये टेंशन एंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकालने के लिए रिलेशन है। सो विद दिस हमारा वर्क एनर्जी पावर सर्कुलर मोशन ये पार्ट कंक्लूड होता है।